friends, you are most welcome my channel 3M Academy once again. Today we will discuss the important topic of microeconomics, that is elasticity of demand. आपने बहुत सुना होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में. ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है. इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल उसमें चला जाता है, तो आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि इलास्टिसिटी बेसिकली होता क्या है. इलास्टिसिटी क्या होता है, बेसिकली आपने फंक्शनल वेरिएबल्स पढ़े होंगे. वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स. सिंपल मैथमेटिक्स में फंक्शनल रिलेशनशिप जिन्होंने पढ़ा होता है उनको इजीली क्लियर हो जाता है. y आपका यहाँ पर हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x यहाँ पर हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यानी हम कह सकते हैं कि y में चेंज होने से x में कितना चेंज हो रहा है वो आपका इलास्टिसिटी कहलाता है इन जनरल. अभी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं कि इलास्टिसिटी होता क्या है, हमें बेसिकली ये क्लियर होना चाहिए. तो इलास्टिसिटी क्या हुआ कि यानी x पे मैंने कितना चेंज किया उसके अकॉर्डिंगली y में जो मेरा चेंज हो रहा है वो कहलाएगा इलास्टिसिटी. यहाँ पर इन्होंने फंक्शन में बस उल्टा ले लिया है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं x इज द फंक्शन ऑफ y. तो कुल मिला के y में चेंज करने से आपके x में कितना चेंज हुआ वो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा. ये इन जनरल है कि व्हाट इज इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी आप किसी भी दो वेरिएबल में चेक कर सकते हो, लेकिन हम इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने से पहले हल्का सा मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड की तरफ लेकर जाना चाहूंगी. लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, बेसिकली ये डिमांड फंक्शन का स्टडी है. डिमांड फंक्शन जो होता है, सपोज कोई कमोडिटी है Q, उसका X कमोडिटी का क्वांटिटी है Q, देन उसका जो वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगी, वो एक तो प्राइस ऑफ X पर डिपेंड करेगी, यानी उसकी खुद की प्राइस पे डिपेंड करेगी, रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस पर डिपेंड करेगी, नेक्स्ट कंज्यूमर इनकम पे डिपेंड करेगी, पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगी. सो मेनी टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं डिमांड फंक्शन के. लेकिन जब भी आप लॉ ऑफ डिमांड के स्टडी करते हो तो आप क्या करते हो, क्वांटिटी को किससे रिलेट करते हो, सिर्फ प्राइस से रिलेट करते हो, और आप कह देते हो कि इफ अदर थिंग्स रिमेन द सेम, क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिपेंड्स इट्स प्राइस. और ये कैसे है, इनवर्सली रिलेटेड है. अगर आपकी प्राइस बढ़ जाती है किसी भी कमोडिटी, सपोज मेरी जो कमोडिटी है एक्स कमोडिटी, उसकी प्राइस बढ़ गई है, तो क्वांटिटी डिमांड यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा. क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर वो महंगी होती है तो ऑब्वियसली हम एक बार तो उसका सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं. हम सोचते हैं कि यार हम इसको कम ही खरीदते हैं, अगर मार्केट में उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तब तो हम दूसरे में चले जाते हैं. लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम कर देते हैं. सपोज अगर प्राइस उसका कम हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांड इस केस में आपका बढ़ जाएगा. तो दे आर इनवर्सली रिलेटेड. अब इसके अकॉर्डिंग ही आपका डिमांड कर्व, मैं आपको इधर ही एक बार क्लियर कर देती हूँ. डिमांड कर्व जो होता है वो हम dd से शो करते हैं, और यहाँ पर हम क्वांटिटीज बताते हैं. x एक्सिस पे दिस इज 0 एंड दिस इज x, और ये y एक्सिस है. यहाँ पर हम प्राइस ले लेते हैं. सपोज पहले इनिशियल जो प्राइस था P1 था, P1 के अकॉर्डिंग क्वांटिटी कितना था उसका, Q1 था. जैसे ही प्राइस फॉल हुआ तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रहा है क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है. और उल्टा भी देख सकते हैं, सपोज पहले प्राइस आपका P2 था, क्वांटिटी डिमांड Q2 था, और जैसे ही प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांड कम हो गया. तो दे आर इनवर्सली रिलेटेड. इसीलिए डिमांड कर्व आपका कैसा आया है, नेगेटिव स्लोप आया है. ये तो लॉ ऑफ डिमांड की बात हुई, ठीक है. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर मेरी और चीज़ों को मैं कांस्टेंट रख दूं, यानी अदर कमोडिटी की प्राइस को कांस्टेंट रख दूं, आपका कंज्यूमर का इनकम को मैं नहीं देखूं और पॉपुलेशन को नहीं देखूं, उन सबको मैं कांस्टेंट रख दूं, तो क्वांटिटी को अगर मैं प्राइस से रिलेट करती हूँ तो हमेशा इनवर्सली ही रिलेटेड होगी. क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी. अब ये तो हो गया डायरेक्शन. लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है, लेकिन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो बेसिकली आपको मैथमेटिकल वैल्यू प्रोवाइड कराता है कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कितना उसमें इलास्टिक है, इनइलास्टिक है. आपको उसको अलग अलग फॉर्म में भी हम पढ़ सकते हैं. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी
डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कीमत में कितना परिवर्तन हुआ कि उससे मांग में कितना परिवर्तन आ गया। मतलब हम इसमें हाउ मच अमाउंट जो है मैथमेटिकली प्रूफ करके निकाल सकते हैं, जो कि हम लॉ ऑफ डिमांड में नहीं ले रहे थे। लॉ ऑफ डिमांड में हमें सिर्फ डायरेक्शन मिल रहा था कि हाँ इतना प्राइस कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन कितना हो रहा है वो आपको किस में पता चलता है? एग्जैक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ही पता चलता है। उसमें आपको मैथमेटिकली वैल्यू भी हम उसकी प्रोवाइड करवा सकते हैं। देन हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। वैसे तो देखो बहुत सारे मेथड है, यहाँ मैं आपको बेसिक्स पे लेकर जाना चाहूंगी। मेरे दो मेथड हैं जो यहाँ पर मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी। फर्स्ट इज आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी होता क्या है? ये बेसिकली 2 पॉइंट्स पे निकाला जाता है कि 2 पॉइंट, सपोज मेरे कंज्यूमर का A टू B मूव करना है तो उसमें प्राइस इलास्टिसिटी कितना होगा, वो आर्क इलास्टिसिटी, यानी 2 पॉइंट के बीच में जो इलास्टिसिटी होगा दैट इज आर्क इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी यानी सिंगल पॉइंट पर, एट अ सिंगल पॉइंट जब मैं इलास्टिसिटी मेजर करती हूँ तो वो पॉइंट इलास्टिसिटी होता है, उसको हम स्लोप के बेस पे निकालते हैं। तो ये 2 मेथड हैं बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। अब मैं बात करना चाहूंगी आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने बताया था आपको 2 पॉइंट के बीच में होता है। सपोज क्वांटिटी का एवरेज ले लिया हमने, तो यानी Q2 माइनस Q1, जैसे मैथमेटिकल सिंपल मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि एवरेज निकाल लेते हैं 2 पॉइंट्स का, तो उस बेसिस पर आ गया। जैसे प्राइस का भी मैंने एवरेज निकाल लिया, 2 पॉइंट्स के बीच में मैंने उसका प्राइस निकाल लिया, तो मेरा आर्क इलास्टिसिटी आ गया। ये बेसिक फॉर्मूला है आर्क इलास्टिसिटी का जो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में यूज करते हैं। देन मैं बात करना चाहूंगी पॉइंट इलास्टिसिटी की। पॉइंट इलास्टिसिटी बेसिकली जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, उसके बेस पर ही निकाला जाता है और हर पॉइंट पर हम इसकी इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। इसको मैंने रिवर्सली इसको करके देख लिया, तो वैसे इसका जो फाइनली फॉर्मूला आता है वो आता है बेसिकली लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। कोई भी आपका जो लाइन होगा उसका अगर मैं लोअर पार्ट में अपर पार्ट का डिवाइड कर दूंगी, वो इसके फाइनली उसमें करते करते आ जाता है, उससे ही हम डायरेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपना निकाल सकते हैं। ये बेसिक पार्ट होता है इसका। इसके अलावा हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और जनरली ये टर्म बहुत यूज आता है। डिमांड इज इलास्टिक। जब मैं कह रही हूँ डिमांड इलास्टिक है, मीन्स उसका जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा का मतलब, और एक यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना है, मॉड्यूलस वैल्यू लिया जाता है, यानी प्लस माइनस साइन को हम इग्नोर कर देते हैं। मॉड्यूलस का मतलब यही होता है, सपोज मेरा जो इलास्टिसिटी आ रहा है 1.8 आ रहा है, 1.5 आ रहा है, यानी उसकी जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा आ रही है। और ऐसा किन केसेस में होता है? जनरली लग्जरी गुड्स के केस में होता है, क्योंकि आदमी क्या करता है, उनकी इलास्टिसिटी को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, हाँ ठीक है आज नहीं लेके कल ले लेंगे, तो इसमें फ़र्क नहीं आएगा। फिर बाद में बात करते हैं इन इलास्टिक डिमांड का। इन इलास्टिक डिमांड में जो वैल्यूज आती है 0.8, 0.5, 0.2 इस तरह की वैल्यूज आती है। और जो इन इलास्टिक डिमांड यूज होता है वो बेसिकली नेसेसिटी गुड्स के लिए होता है, जो बेसिक नीड्स हैं हमारी उनके लिए होता है, जैसे नमक है, रोटी, आटा, जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता। मेडिसिन भी इसमें आ जाती है आपकी। फिर है यूनिट इलास्टिक, यानी जितना मेरा क्वांटिटी में चेंज हो रहा है उतना ही मेरा प्राइस में चेंज हो रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा आ गया? यूनिटरी इलास्टिक। वैसे तो और भी कैटेगरीज हैं, यहाँ पर हम आपको एक बार थोड़ा सा इसका ब्रीफ देना चाहेंगे, फिर आप कहेंगे तो हम आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आगे भी लेकर आएंगे, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ये। नेक्स्ट मैं आपको एक जो बताना चाह रही हूँ कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन पर जैसे पॉइंट इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना चाहूंगी, तो उसमें मैं देखना चाहूंगी कि आपके देखो, जैसे अगर मिड पॉइंट पर अगर आप देखते हो तो इसमें सपोज मैंने कोई पॉइंट मान लिया, ये मैंने मान लिया L पॉइंट है, तो यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था पॉइंट इलास्टिसिटी का जो मेरा फॉर्मूला था वो था लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब यहाँ पे मैंने सपोज L पॉइंट पर देखो लोअर सेगमेंट कितना आ रहा है LQ और अपर सेगमेंट कितना आ रहा है PL, बोथ आर इक्वल, तो इलास्टिसिटी कितनी आ गई? 1 आ गई। अपन यहाँ भी समझ सकते हैं, सपोज यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ मैंने बोल दिया इसको T और यहाँ मैंने इसको बोल दिया F। अब T पॉइंट पर अगर अपन देखते हैं पॉइंट T पॉइंट पर अगर मैं इलास्टिसिटी निकालती हूँ एट T पॉइंट, तो आप यहाँ पर देख रहे हो लोअर सेगमेंट कितना है TQ और आपका अपर सेगमेंट कितना है
पी टी। यहाँ पर जो इलास्टिसिटी की वैल्यू आ रही है वो लेस देन 1 आ रही है, ठीक है, वो आ रहा है ना, देखो इसमें फॉर्मूले में आपका इनइलास्टिक आ रहा है। इसी तरह से मैं ऊपर वाले पार्ट पर देखती हूँ एट पॉइंट एफ, यहाँ पर लोअर सेगमेंट आपका है एफ क्यू और अपर सेगमेंट कितना है पी एफ, और जो कि आपका मोर देन 1 है। यानी एक स्ट्रेट लाइन पर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हर पॉइंट पर हम बता सकते हैं कि कितना कितना हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ रहा है। अब एक मैं आपको कुछ कैटेगरी स्पेशल केसेस की बताना चाहूंगी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है, एक तो होता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक, जो हम मार्केट में भी डिस्कस करते हैं। परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्वांटिटी में हमने मतलब प्राइस में मैंने माइनर चेंज किया लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में काम आता है, ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है वो इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव यानी अनंत, उसमें मतलब माइनर चेंज क्वांटिटी में कर रही हूँ, प्राइस में कर रही हूँ तो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। ये आपका हो गया इन्फिनेटिव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जस्ट अपोजिट इन्फिनेटिव के आ जाता है जीरो, क्योंकि एक तो हम बोल रहे हैं अनंत वैल्यू और एक बोल रहे हैं बिल्कुल जीरो, यानी कोई भी वैल्यू नहीं। तो यानी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है, हमने प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं। देखो हम प्राइस को कितना भी बढ़ा लें लेकिन क्वांटिटी आपकी कैसी हो रही है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये भी एक स्पेशल केस आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। मैं कितना भी प्राइस बढ़ा दूं, सपोज मैंने ये P1 P2 P3 कर दिया, लेकिन जो मेरा क्वांटिटी है उसमें चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ये भी एक स्पेशल केस हो जाता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी बीच वाला जो मेरा पार्ट है, क्योंकि एक तो एक्सट्रीम केस हो गया जीरो का, एक हो गया एक्सट्रीम केस इन्फिनेटिव का, लेकिन इन जनरल जो बीच में केस पाया जाता है आपका इलास्टिसिटी 1 के इक्वल। इसमें क्या होता है, जितना एक्स में चेंज होगा, जितना आपका वाई में चेंज होगा प्राइस में, उतना ही आपका क्या हो रहा है, एक्स में चेंज हो रहा है। यानी जितना इसमें चेंज आ रहा है उतना ही इसमें चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो इलास्टिसिटी आपकी यूनिटरी इलास्टिक आ रहा है। तो ये भी एक स्पेशल केस हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब हम बात करना चाहिए कुछ फैक्ट्स है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अगर किसी भी गुड्स के बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो वो मोर इलास्टिक डिमांड हो जाएगा, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। एन इंडिविजुअल फर्म प्रोडक्ट्स हैज अ मोर इलास्टिक डिमांड देन द एंटायर इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट। इंडिविजुअल फर्म का ज़्यादा इलास्टिक हो सकता है। अगर टाइम पीरियड बढ़ जाता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेसिक नीड की, लाइक सॉल्ट अगर हम देखते हैं वो हमारा बेसिक नीड है, बिना नमक के खाना नहीं बनता है, और या फिर हमारा बेसिक हमारा मेडिसिन वगैरह वो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में इलास्टिक डिमांड कैसा हो जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होता है, दैट इज इन इलास्टिक डिमांड। ये मेरा स्लाइड जो है वो इकोनॉमिक्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड है। ये बहुत बड़ा पार्ट है, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, वो हम आपको डिटेल में बाद में लेकर आएंगे। थैंक यू।